प्यारे बच्चों, पैरामाउंट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में उत्तर प्रदेश का इतिहास हम लोग पढ़ रहे थे। उत्तर प्रदेश के इतिहास में प्राचीन काल पढ़ना स्टार्ट किया था और प्राचीन काल का इतिहास लास्ट क्लास में समाप्त हो गया था, जिसमें आजीवक संप्रदाय के बारे में बताया गया था। आजीवक संप्रदाय के बारे में ये बताया गया था कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक जो हैं मक्खली गोशाल हैं। मक्खली गोशाल का जन्म उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में हुआ था और ये भाग्यवादी धर्म था, ये भाग्य को मानने वाला धर्म था, है ना। और इस धर्म को मानने वाला शासक, मतलब आजीवक संप्रदाय को मानने वाला शासक बिंदुसार था, जो कि अशोक के पिताजी हैं, आपको पता होगा। अशोक ने भी सबसे बड़ा स्तूप का निर्माण करवाया था, जिसे आप कहते हो सांची का स्तूप, है ना। तो अशोक ने ये स्तूप बनवाया था, सांची का स्तूप। और यहाँ पे जो है आपका उत्तर प्रदेश से जुड़ी जो भी प्राचीन काल की घटनाएं थी वो समाप्त हो जाती हैं। अब हम लोग वो घटनाएं देखेंगे जो मध्यकाल से जुड़ी हुई हैं, है ना। उत्तर प्रदेश की उन घटनाओं की हम चर्चा करेंगे जो मध्यकाल से संबंधित हैं। तो आइए देखते हैं मध्यकाल की घटनाएं जो उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। अगर हम लोग मध्यकाल की बात करें तो आपको पता होना चाहिए हमारे देश में मुस्लिमों का शासन था। जैसे ही मध्यकाल का समय प्रारंभ होता है तो आपने ये देखा होगा कि मुस्लिमों का आक्रमण होता है और मुस्लिमों का शासन था हमारे यहाँ। मुस्लिमों में सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम का आगमन होता है, जो कि अरब का निवासी था और उत्तर प्रदेश के सिंध प्रांत में वो अटैक करता है और वहाँ शासन करता है। इसके बाद आपने ये देखा कि मोहम्मद बिन कासिम के बाद महमूद गजनवी उत्तर प्रदेश में भारत में आता है। और आने के बाद आपने ये देखा कि महमूद गजनवी का विचार यही हुआ करता था कि लूटपाट करना, है ना। तो वो अपने भारत में आया, कई बार आया, ये कहिएगा 27 वर्षों में उसने 17 बार आक्रमण किया था, जिसमें से उसने मथुरा व कन्नौज के मंदिरों को भी लूटा और उन्हें नष्ट कर दिया था। यहाँ पे भी उसने आक्रमण किया था। इसके पश्चात मोहम्मद गौरी का आगमन होता है। मोहम्मद गौरी भारत में अटैक करता है और मोहम्मद गौरी, आपने ये देखा कि जब उसका आक्रमण होता है तो पृथ्वीराज चौहान की थोड़ी सी यहाँ पे घटना जुड़ जाती है आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित। पृथ्वीराज चौहान उस समय राजस्थान के सांभर नामक स्थान के शासक हुआ करते थे। पृथ्वीराज चौहान जो है राजस्थान के सांभर नामक स्थान पर चौहान वंशीय शासक हुआ करते थे। उसी समय होता ये है कि 1192 ईस्वी में तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की पराजय होती है। पृथ्वीराज चौहान की पराजय होती है। इस पराजय का मुख्य कारण जयचंद था। जयचंद जैसे लोगों ने ही पृथ्वीराज चौहान का साथ ना देकर उस मुस्लिम आक्रांता मोहम्मद गौरी का साथ दिया था। अच्छा, मोहम्मद गौरी साथ इसलिए दिया था पृथ्वीराज चौहान ने, क्योंकि जो ये जयचंद हुआ करता था ये आपके गढ़वाल वंशीय शासक था और आपके उत्तर प्रदेश का जो कन्नौज है यहाँ का शासन हुआ करता था, शासक हुआ करता था और कन्नौज का ये राजा बन रहा करता था। अब हुआ क्या कि इस शासक के, इसके जयचंद के एक पुत्री हुआ करती थी जिसका नाम था संयोगिता। पृथ्वीराज चौहान उसकी पुत्री संयोगिता से प्रेम किया करता था। अब जयचंद अपनी पुत्री संयोगिता का स्वयंवर रचता है और स्वयंवर में सभी राजाओं को आमंत्रित करता है। पृथ्वीराज चौहान को आमंत्रित नहीं करता। पृथ्वीराज चौहान को जब इस बात की जानकारी होती है तो वो आता है और स्वयंवर से इनकी पुत्री संयोगिता को उठा ले जाता है। जब संयोगिता को उठा ले जाता है, इस बात का जयचंद को बहुत ज़्यादा सदमा लगता है और वह बदला लेने की ठान लेता है। वह पृथ्वीराज चौहान से बदला लेने की ठान लेता है।
अब यही उसके पास सुनहरा मौका था, तराइन का युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध। जब उसने देखा कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध हो रहा है, तो उसने क्या किया, मोहम्मद गौरी का साथ दिया। पृथ्वीराज चौहान के विपरीत अपनी बदला लेने के लिए मोहम्मद गौरी का साथ दिया, और यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान की पराजय होती है। जब पृथ्वीराज चौहान की पराजय होती है, यहीं से मुस्लिमों का भारत में शासन स्टार्ट हो जाता है, यहीं से स्टार्ट होता है। तो हम लोग ध्यान रखेंगे कुछ बातें, जैसे कि आपको पता है तराइन का युद्ध, प्राचीन काल आपका समाप्त होता है, मध्यकाल आता है, और मध्यकाल में सबसे पहले मुस्लिम जो आक्रांता था, है ना, सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम भारत आता है। सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम का भारत में आगमन होता है, जो कि सिंध प्रांत में आक्रमण करता है। इसके पश्चात महमूद गजनवी 27 वर्षों में 17 बार भारत में आक्रमण करता है। 27 वर्षों में 17 बार, 17 टाइम्स, 17 बार भारत में आक्रमण करता है। भारत में आक्रमण करता है। 27 वर्षों में 17 बार भारत में आक्रमण करता है। यहाँ तक कि मथुरा और आगरा के मंदिरों को इसने नष्ट कर दिया। इसने क्या किया, मथुरा व आगरा के मंदिरों को नष्ट कर दिया। था। इसके बाद मोहम्मद गौरी का आक्रमण होता है। इसके बाद मोहम्मद गौरी का भारत में आक्रमण होता है। अब यहाँ पे ये होता है, जैसे मोहम्मद गौरी का आगमन होता है भारत में, तो राजस्थान का क्षेत्र होता है जहाँ पे पृथ्वीराज चौहान, चौहान वंशीय शासक पृथ्वीराज चौहान शासन किया करते हैं, है ना। और ये आपको पता है तराइन का द्वितीय युद्ध, अगर हम बात करें तराइन का द्वितीय युद्ध, ये तराइन का जो द्वितीय युद्ध था ये 1192 में हुआ था। 1192 में हुआ था तराइन का द्वितीय युद्ध। और ये युद्ध जो है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। अब यहाँ पे बात ये हुई कि ये जो आपके पृथ्वीराज चौहान थे, संयोगिता नाम की लड़के से प्रेम किया करते थे। किससे प्रेम किया करते थे? संयोगिता।
संयोगिता से प्रेम किया करते थे। और ये जो संयोगिता थी ये जयचंद के पुत्री थी। संयोगिता जो थी जयचंद की पुत्री थी। जयचंद जो हैं ये गढ़वाल वंशीय शासक थे। जयचंद जो हैं, जयचंद गढ़वाल वंशीय शासक थे। ये गढ़वाल वंशीय शासक थे। ये उत्तर प्रदेश के कन्नौज में शासन किया करते थे। उत्तर प्रदेश के कहाँ पर? कन्नौज। आपको ध्यान रखना है ये घटना जुड़ी हुई है उत्तर प्रदेश से। जयचंद जो है उत्तर प्रदेश के कन्नौज में शासन किया करते थे। इन जयचंद ने अपनी पुत्री का स्वयंवर रखा था। इन्होंने क्या किया? स्वयंवर रचा था अपनी पुत्री का। और इस पुत्री को भाई ये चाह रहे हैं पृथ्वीराज चौहान, तो इसको उठा ले जाएंगे। पृथ्वीराज इसको उठा ले जाते हैं। इनके पुत्री को क्या करते हैं? पृथ्वीराज उठा ले जाते हैं। जब पृथ्वीराज उठा ले जाते हैं तो जयचंद को इस बात का बदला लेने का विचार आ जाता है कि भाई इन्होंने हमारा अपमान कराया है। जब अपमान करवाया तो ये बदला लेना अब चाह रहे हैं इनसे। तो बदला लेने के चक्कर में ये जो है किसकी मदद करते हैं? मोहम्मद गौरी की मदद करते हैं। और ये मोहम्मद गौरी की मदद करते हैं। जब मोहम्मद गौरी की मदद करते हैं तो यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान की पराजय हो जाती है। जब पृथ्वीराज चौहान की पराजय हो जाती है तो यहीं से मुस्लिमों का भारत में शासन प्रारंभ हो जाता है। पृथ्वीराज चौहान ही एक ऐसे इंसान थे जो मुस्लिमों को टक्कर दे रहे थे और उनको इंडिया में घुसने का मौका नहीं मिल रहा था। जैसे ही इनकी पराजय होती है वैसे ही मुस्लिमों को भारत में शासन करने का और घुसने का पूरी तरह से मौका मिल जाता है और वो भारत में आ जाते हैं। इसके आगे की घटना ये होती है कि मोहम्मद गौरी अपना यहाँ पे शासन करने लगता है और इसका एक गुलाम हुआ करता था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ नियुक्त करके चला जाता है वापस। और जब ये 1205 ईस्वी में पुनः वापस भारत आता है तो कहते हैं कि खोखर जाति का एक व्यक्ति था जिसने मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी थी। उसने हत्या इसलिए कर दिया था कि उस खोखर जाति के इंसान के पिता की हत्या मोहम्मद गौरी ने की थी। इस वजह से उसने बदला लेने के चक्कर में मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी। जब मोहम्मद गौरी की हत्या हो जाती है तो इसका गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश की नींव डाल करके यहाँ पे शासन करने लगता है, क्योंकि वो गुलाम था तो गुलाम बन करके ही रहना चाह रहा था और इसी वजह से उसने गुलाम वंश की नींव डाल ली और यहाँ पे चालू हो जाता है गुलाम वंश। अब वो 1206 ईस्वी से लेकर के 1210 ईस्वी तक शासन करता है। आइए आगे हम लिखते हैं। इसके बाद बात ये होती है गुलाम वंश की। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश की नींव डालता है। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन कुतुबुद्दीन ऐबक
गुलाम वंश की स्थापना करके शासन आरंभ करता है। शासन प्रारंभ करता है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है 1206 से 1210 तक शासन किया। अच्छा, इस कुतुबुद्दीन ऐबक का भी एक गुलाम हुआ करता था इल्तुतमिश, जिसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। इस कुतुबुद्दीन ऐबक का भी एक गुलाम हुआ करता था इल्तुतमिश, जिसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। और इसके पश्चात इल्तुतमिश ही शासक बनता है। इसके पश्चात भाई ये आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी बातें ही मुझको बतानी है, पूरी हिस्ट्री नहीं बतानी है। बाकी हिस्ट्री आप हिस्ट्री मैम पढ़ाते हैं उनसे पढ़ेंगे। सिर्फ हम मध्यकाल की उन घटनाओं का जिक्र करेंगे जो उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो मोहम्मद घोरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश की स्थापना करके शासन प्रारंभ करता है। इसके बाद जो इसका एक गुलाम हुआ करता था इल्तुतमिश को इसने उत्तर प्रदेश के बदायूं जिला का राज्यपाल नियुक्त कर रखा था। तो ये बात उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है कि इसने जो है इल्तुतमिश को, अपने गुलाम को उत्तर प्रदेश के बदायूं जिला का राज्यपाल नियुक्त कर रखा हुआ था। तो ये बात आपके उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है। इस बात को हम लोग जान लेते हैं, लिख लेते हैं। अब सल्तनत काल यहाँ से चालू हो जाता है। ठीक है, ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश हुआ करता था। इल्तुतमिश हुआ करता था जो कि उत्तर प्रदेश के बदायूं का राज्यपाल था। तो आपके उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई ये बात है कि ये जो है इसका गुलाम इल्तुतमिश उत्तर प्रदेश के बदायूं का राज्यपाल था। अच्छा, इल्तुतमिश के बाद इसकी पुत्री रजिया सुल्ताना आती है। रजिया सुल्ताना इसी की पुत्री थी। इल्तुतमिश ने ये देखा भाई कि उसके जो पुत्र थे उन पुत्रों में शासन करने की काबिलियत ना थी, जिस वजह से उसने अपनी पुत्री रजिया को सुल्ताना बना दिया, रजिया को शासिका बना दिया। अब भाई रजिया सुल्ताना बन गई। लोगों को इस बात का बुरा लगने लगा कि भाई रजिया दरबार में आती थी, पुरुष वेश में आती थी, है ना, मुस्लिम थी, लोगों को बुरा लग रहा था। और एक महिला होकर शासन कर रही थी, ये और भी बुरा लग रहा था। इस वजह से हुआ क्या, लोग ईर्ष्या करने लगे और जगह जगह पे बाहर विद्रोह होने लगे। अब विद्रोह जब होने लगे तो रजिया विद्रोहों का दमन करने के लिए बाहर जाती है। वह तभी मौका मिलता है इसके भाइयों को, और भाइयों को मौका मिलता है, वो गद्दी को हथिया लेते हैं और बाहर जा कर के डाकुओं के साथ उसकी हत्या करवा देते हैं। तो यहाँ पर रजिया का जिक्र इसलिए किया गया कि रजिया ने अपना राज्यपाल नियुक्त कर रखा था ऐतगीन को, जो कि उत्तर प्रदेश का ही निवासी था, है ना। उसका जन्म कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश में ही हुआ था। तो यहाँ पर रजिया से जुड़ी जानकारी ये है कि इसका जो राज्यपाल था ऐतगीन, उत्तर प्रदेश के बदायूं का ही था। अगला पॉइंट लिख लेते हो। ऐबक के बाद रजिया शासिका बनी। इसने अपना राज्यपाल ऐतगीन को नियुक्त किया, जो कि उत्तर प्रदेश के बदायूं का था। इसने किसको नियुक्त किया, इसने जो राज्यपाल बनाया
इसका जो राज्यपाल था वो था कौन? ऐतगीन। ऐतगीन राज्यपाल था। और ये ऐतगीन जो है कहाँ का निवासी था? इसका जन्म जो हुआ था उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुआ था। ये जो है ऐतगीन उत्तर प्रदेश के बदायूं का है। ऐतगीन कहाँ का है? उत्तर प्रदेश के बदायूं का है। तो ये बात आपकी आ जाती है ऐतगीन की। इसके बाद उत्तर प्रदेश से जुड़ी घटनाएं गुलाम वंश की ख़त्म हो जाती हैं और आ जाता है खिलजी वंश। ठीक है, खिलजी वंश आ जाता है। आपको पता है खिलजी वंश की स्थापना फिरोज़ शाह खिलजी ने की थी, है ना, जिसका एक भतीजा हुआ करता था अलाउद्दीन खिलजी, जिसका भतीजा हुआ करता था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो है आपको पता होना चाहिए कौशाम्बी ज़िले में कड़ा पड़ता है। कड़ा नामक स्थान है जहाँ का राज्यपाल हुआ करता था। कहा जाता है कि दक्षिण भारत विजय करके जब अलाउद्दीन खिलजी वापस आ रहा था उस वक्त इसके चाचा फिरोज़ शाह खिलजी इसका स्वागत करने के लिए रास्ते में जाते हैं और जब रास्ते में ही जब पहुँचते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा की हत्या कर देता है और हत्या करके खुद शासक बन जाता है। हम लोग पढ़ेंगे खिलजी वंश। जैसे कि आपको पता है खिलजी वंश खिलजी वंश का जो स्थापना की थी, खिलजी वंश की जो स्थापना की थी जलालुद्दीन फिरोज़ शाह खिलजी ने की थी। जलालुद्दीन फिरोज़ शाह खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज़ शाह खिलजी ने की थी। इसका जो शासन पीरियड था 1290 से 1296 ईस्वी तक रहा। जलालुद्दीन फिरोज़ शाह खिलजी का भतीजा हुआ करता था, इसका भतीजा हुआ करता था अलाउद्दीन खिलजी। इसका भतीजा हुआ करता था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी उस समय उत्तर प्रदेश के कड़ा नामक स्थान का गवर्नर हुआ करता था, राज्यपाल हुआ करता था। ये राज्यपाल हुआ करता था, कहाँ का हुआ करता था? उत्तर प्रदेश का कड़ा नामक स्थान पर का ये राज्यपाल हुआ करता था, जो कि कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये कौशाम्बी आपके प्रयागराज के पास पड़ता है और कौशाम्बी के कड़ा नामक स्थान का ये जो है अलाउद्दीन खिलजी राज्यपाल हुआ करता था। इस अलाउद्दीन खिलजी का एक दरबारी कवि था, दरबारी कवि हुआ करता था अमीर खुसरो। दरबारी जो है कवि था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के पटियाली नामक गांव में हुआ था। अमीर खुसरो का जन्म जो है कहाँ पे हुआ था? पटियाली नामक गांव में हुआ था, जो कि एटा या कासगंज ज़िले में पड़ता है। इसे ही कासगंज कहा जाता है, एटा या कासगंज। उत्तर प्रदेश के एटा या कासगंज ज़िले में पड़ता है। अमीर खुसरो को तोते हिंद के नाम से जाना जाता है। तो आप ये बात ध्यान रखेंगे, खिलजी वंश से जुड़ी जो जानकारी उत्तर प्रदेश से है आप ध्यान रखेंगे। जलालुद्दीन फिरोज़ शाह खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। इसका भतीजा हुआ करता था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी कड़ा का राज्यपाल था, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि अमीर खुसरो हुआ करता था। अमीर खुसरो का जन्म पटियाली में हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश के एटा या कासगंज ज़िले में स्थित है। ये तो जानकारी हो जाती है खिलजी वंश से जुड़ी।
इसके बाद हम लोग बात करते हैं गुलाम वंश। गुलाम वंश की बात करते हैं। आपको पता होगा गुलाम वंश का जो संस्थापक है फिरोज शाह खिलजी है, फिरोज शाह तुगलक है। गुलाम तो पहले, अब तुगलक वंश की बात करते हैं। अब हम तुगलक वंश की बात करते हैं। गुलाम वंश हो गया, खिलजी वंश हो गया, तुगलक वंश। अब हम बात करते हैं तुगलक वंश की। तुगलक वंश, तुगलक वंश का जो संस्थापक है फिरोज शाह तुगलक है। इसका जो संस्थापक है फिरोज शाह तुगलक है। फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक है। फिरोज शाह तुगलक ने उत्तर प्रदेश में कई शहरों को बसाया था। इसने फिरोज़ाबाद बसाया, जिसे आप कांच का शहर के नाम से जानते हो, है ना। फिरोज़ाबाद बसाया, जौनपुर शहर बसाया। जौनपुर मुस्लिमों का प्रमुख केंद्र हुआ करता था, मुस्लिम शिक्षा का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। जौनपुर को ही पूर्व का सिराज कहा जाता था, है ना। तो फिरोज शाह ने कई शहर बसाए। इसने कई शहर बसाए, कई शहर बसाए। उन शहरों में जैसे कि आपको पता है फिरोज़ाबाद जिसे कांच की नगरी कहा जाता है, सिटी ऑफ ग्लास कहा जाता है, कांच की नगरी, कांच की नगरी कहा जाता है। जौनपुर शहर को इसने बसाया। जौनपुर, इसका बड़ा भाई जौना खां हुआ करता था, उस जौना खां की याद में इसने जौनपुर शहर बसाया था। इसके बाद जौनपुर मुस्लिम शिक्षा का, जौनपुर मुस्लिम शिक्षा का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। जौनपुर को ही पूर्व का सिराज या सिराज हिंद के नाम से जाना जाता है। जौनपुर को पूर्व का सिराज, पूर्व का सिराज कहा जाता है। पूर्व का सिराज कहा जाता है। इस प्रकार से तुगलक वंश भी आपका ख़त्म होता है। और अब आता है लोदी वंश। आगे हम बात करते हैं लोदी वंश की। सैयद वंश से कोई जानकारी नहीं है आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित, इसलिए सैयद वंश का जिक्र नहीं करेंगे। आगे आपका आ जाता है लोदी वंश। लोदी वंश का जो संस्थापक है बहलोल लोदी है। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी हैं। अच्छा, लोदी वंश का जो महानतम शासक था वो सिकंदर लोदी था, जिसने 1489 से 1517 ईस्वी तक शासन किया, है ना। और उसने ही आगरा शहर बसाया था, जो कि सिकंदराबाद के नाम से जाना जाता था। इस वंश का, आगे लिख लेते हैं, इस वंश का महानतम शासक, इस वंश का महानतम शासक, इस वंश का महानतम शासक सिकंदर लोदी है। कौन है?
सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी है। सिकंदर लोदी ने ही आगरा शहर बसाया था, जो कि सिकंदराबाद के नाम से जाना जाता था। इसने जो शासन किया था 1489 से 1517 तक। इसने क्या किया था? आगरा शहर बसाया था। आगरा शहर बसाया था, जो कि सिकंदराबाद के नाम से जाना जाता था, जो कि सिकंदराबाद के नाम से जाना जाता था। जो कि सिकंदराबाद के नाम से जाना जाता था। सिकंदर लोदी ही वह शासक था जिसने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की थी। सिकंदर लोदी ही ऐसा शासक था जिसने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा ट्रांसफ़र की थी। ये बात 1506 ईस्वी की है। 1506 ईस्वी में इसने दिल्ली से आगरा राजधानी स्थानांतरित किया। स्थानांतरित किया था। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। आपको पता होना चाहिए इब्राहिम लोदी की ही बाबर ने हत्या कर दी थी और हत्या करके मुग़ल वंश की स्थापना की थी, है ना। इस वंश का अंतिम शासक इस वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोदी था जिसकी बाबर ने हत्या कर दी थी, जिसकी हत्या बाबर ने कर दी थी और मुग़ल वंश की स्थापना किया। और मुग़ल वंश की स्थापना की। तो यहाँ पे सल्तनत काल आपका समाप्त हो जाता है। सल्तनत काल से जुड़ी ऐसी घटनाएं जो उत्तर प्रदेश से संबंधित थी, उन घटनाओं की हमने चर्चा की। अब हम अगली क्लास में मुग़ल वंश पढ़ेंगे। मुग़ल वंश की उन घटनाओं की चर्चा करेंगे जो उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। तो आज हम यहीं पर अपने वीडियो को विराम देते हैं। थैंक यू।